हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी कभी लगता है ना, ये किताबें बोझ है, ये पन्ने सुने हैं, लेकिन यकीन मानिए इन्हीं पन्नों में वो ताकत छुपी है जो तेरी किस्मत बदल सकती है। आज जब बाकी दुनिया नींद के मजे ले रही है, अगर तू उठकर अपने सपनों की तरफ एक कदम भी बढ़ा लेता है ना, तो यकीन कर, तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मेहनत आज तुझे जला रही है, लेकिन यही आग कल तेरा नाम रोशन करेगी। तो आज जो तकलीफें सह रहा है, वही कल तेरा गर्व बनेगी। बस रुकना मत, क्योंकि जो आज थम गया वो हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 21 फरवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और जैसे कि आबकारी आरक्षक भर्ती की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन फ्रेंड्सों के लिए तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और उनकी तैयारी को बेहतर करने के लिए तो और भी ज़्यादा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर किस टाइप के, जनरल नॉलेज के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, आज के सेशन में हम जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और साथ में ही क्वेश्चन के साथ में हम शॉर्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, राष्ट्र प्रथम 82 वर्ष की स्वर्ण गाथा को 2021 में किसने जारी किया था? आपको बताना किसने जारी किया था। नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, या रामनाथ कोविंद ने, या फिर अमित शाह ने। तो फ्रेंड्स, ये जो है 82 वर्ष की स्वर्ण गाथा को 2021 में किसने जारी किया था? प्रथम, राष्ट्र प्रथम आपको बताना है, तो किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्र प्रथम 82 वर्ष की स्वर्ण गाथा को 2021 में जो जारी करने वाले जो व्यक्ति थे फ्रेंड्स, वो थे अमित शाह। करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमित शाह, डी करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। अमर उजाला ग्रुप द्वारा प्रकाशित इसे गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। और ये जो पुस्तक में RSS की 82 वर्ष की यात्रा का वर्णन है, और यह एक काफी टेबल बुक है जो चित्रों और तथ्यों के माध्यम से जारी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2022 में 14 से 25 नवंबर तक CITES की परियों का 19वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, मॉन्ट्रियल में, या पनामा में? कहाँ पर हुआ था जो 19वां सम्मेलन CITES की परियों का जो सम्मेलन 19वां सम्मेलन हुआ था, किस कंट्री में हुआ था? आपको बताना है। तो कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था पनामा में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। सीटेस का जो पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशल ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह सम्मेलन 14 से 25 नवंबर 2022 तक पनामा सिटी, पनामा में आयोजित किया गया था। और यह जो है 19वां संस्करण, 19वां सम्मेलन था, जिसमें विश्व भर के 160 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य लुप्त प्राय वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल करना और संरक्षण को बढ़ावा देना। इसमें पर्यावरण संरक्षण, तस्करी नियंत्रण और व्यापार प्रबंधन से संबंधित कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2024 तक भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु रणनीति के तहत पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन कितने प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है? तो फ्रेंड्स, ये जो है भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु रणनीति के तहत पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन कितने परसेंट कम होने की उम्मीद है? 25%, 30%, 45% या 50%? कितने परसेंट कम होने की संभावना या उम्मीद है? फ्रेंड्स, कितना परसेंट हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, लगभग 30% कम होने की उम्मीद थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है इसकी स्टार्टिंग 2019 में हुई थी, और इसका उद्देश्य जो था 30% पार्टिकुलेट मैटर
को कम करना, यह 122 गैस प्राप्ति शहरों में लागू है और यह कार्यक्रम जो है MOEFCC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कब तक लागू किया जाएगा? 2023 से 24 तक, 2024 से 25 तक, 2025 से 26 तक, 2026 से 27 तक, कब तक लागू होगा राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम? फ्रेंड्स ये कब तक लागू होगा हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो ऊर्जा कार्यक्रम की बात हो रही है फ्रेंड्स 2025 से 26 तक लागू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा शुरू किया गया और इसे 2025-26 तक लागू करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य है बायोमास, बायोगैस और अन्य जैव ईंधनों का उपयोग बढ़ाना। यह कार्यक्रम हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स हमारे पास, निम्न में से किसे वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एवी दिग्दर्शन को, लेजलो लोवाज को, या फिर ग्रेगरी मार्गुलिस को, या डेनिस सुलिवन को? तो फ्रेंड्स ये जो बात हो रही है एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कब किया गया था? 2022 में। तो कौन से व्यक्ति है? तो फ्रेंड्स ये जो डेनिस सुलिवन है इसे एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च इंटरनेशनल पुरस्कार है। वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार डेनिस सुलिवन को उनके टोपोलॉजी और डायनेमिकल सिस्टम में योगदान के लिए दिया गया था और इसे नॉर्वे की सरकार द्वारा प्रदान किया गया है और इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए साहित्यिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में? कोरोलिन आर बार्टोजी को, एनी एनॉक्स को, के बेरी सरप्लेस को, या मॉर्टेन मेडल को? तो फ्रेंड्स ये जो नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है 2022 के लिए साहित्यिक के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है एनी एनॉक्स को। किसे? एनी एनॉक्स को। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी एनॉक्स को जो है फ्रांस की एक प्रमुख लेखिका है और इन्हें आत्मकथा लेखन शैली के लिए जाना जाता है। 2022 का साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार उन्हें व्यक्तिगत स्मृति की जड़ें, असमानता और सामूहिक नियंत्रण की सीमाओं की खोज के लिए दिया और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हर वर्ष स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 27 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन में वार्षिक भारत स्वीडन इनोवेशन डे का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 8वां, 7वां, 9वां, 10वां? तो कौन से नंबर का ये जो स्वीडन इनोवेशन डे था फ्रेंड्स वो कौन से नंबर का संस्करण था आपको बताना है। तो फ्रेंड्स वो था 9वां संस्करण। कौन से नंबर का? 9वें नंबर का। यह आयोजन जो है भारत और स्वीडन के बीच विज्ञान, नवाचार और स्थायी विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए था और 2022 का यह आयोजन 9वां संस्करण था। कौन से नंबर का? 9वां। और इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर चर्चा हुई थी और यह इनोवेशन डे इंडिया लिमिटेड और एम्बेसी ऑफ इंडिया स्वीडन द्वारा आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, 26 सितंबर को, 25 जून को, 17 अप्रैल को? तो कब मनाया जाता है इंटरनेशनल पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स 26 सितंबर को जो 26 सितंबर को ये जो पूर्ण उन्मूलन दिवस के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। यह दिवस परमाणु हथियारों के उन्मूलन की दिशा में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है और इसका उद्देश्य परमाणु खतरे को समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, 16 सितंबर को, 20 सितंबर को या 25 सितंबर को? तो फ्रेंड्स जो है ओजोन परत के लिए जो संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो वो मनाते हैं 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस।
ओजोन परत दिवस जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। हर वर्ष इसकी थीम बदलती रहती है, जैसे 2022 की थीम थी ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्शन लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक यूवी किरणें से बचाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसने दाग यानी घोड़े की ब्रीडिंग प्रणाली को अपनाया और हुलिया सैनिकों की वर्णात्मक सूची तैयार की थी? बहलोल लोदी ने, तुगरिल खान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या सिकंदर लोदी ने? तो फ्रेंड्स ये जो किसने दाग प्रणाली को अपनाया था, तो किसने अपनाया था फ्रेंड्स आपको बताना है। फ्रेंड्स तो ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने घोड़े की ब्रांडिंग प्रणाली को अपनाया और हुलिया तैयार किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत जो है यह प्रणाली स्टार्ट की थी। और दाग का मतलब होता है सैनिकों के घोड़े पर निशाना लगाना जिससे उनकी पहचान हो सके, और हुलिया का अर्थ होता है सैनिकों का पूरा वर्णात्मक रिकॉर्ड रखना। इसका उद्देश्य सेना में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकना था और वह दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तानों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलवर संत किसकी पूजा करते थे? शिव की, विष्णु की, शक्ति की या इंद्र की? तो अलवर सिंह किसकी पूजा करते थे आपको बताना है। तो वंश अलवर सिंह जो है विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु के पुजारी थे। अलवर संत दक्षिण भारत के भक्त कवि थे और वे वैष्णव परंपरा से संबंधित थे, यानी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। उनकी रचनाएं तमिल भाषा में थी और अलवर संतों की संख्या 12 मानी जाती है और इसमें प्रमुख थे नम्मालवार, अंदाल और पेरियालवार आदि कुछ प्रमुख। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसने अद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, चैतन्य? किसने किया था फ्रेंड्स? अद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स ये जो शंकराचार्य जी हैं इन्होंने अद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया था और 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत की स्थापना की। और अद्वैत का अर्थ होता है आत्मा और ब्रह्मन एक है। उन्होंने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी। उनका प्रसिद्ध वाक्य था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से पहले इंडिया नेशनल शब्द जोड़ा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, पी आनंद चार्लू थे या फिर M.A. सयानी? कौन थे? तो फ्रेंड्स जो है 1891 कांग्रेस अधिवेशन में जो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द जो जोड़ा था, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो फ्रेंड्स कौन थे उस टाइम? पी आनंद चार्लू थे, ये अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। उसी सत्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का पूरा रूप पहली बार उपयोग हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने यह नाम सुझाया था। कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ी संख्या में लोगों से जुटाई गई धनराशि के माध्यम से किसी परियोजना या फिर नए उद्यम को वित्त पोषित करने की विधि को क्या कहा जाता है? जन सहयोग, वाणिज्य वित्त पोषण, क्रॉस सब्सिडी, ऋण की अधिकता क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये अलग अलग शिफ्ट में आया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करना है। तो फ्रेंड्स ये जो जन सहयोग है, जैसे कि बड़ी संख्या में लोगों से जुटाई गई धनराशि के माध्यम से किसी परियोजना या फिर नए उद्योग को वित्त पोषण करने की जो विधि है उसे कहा जाता है जन सहयोग। फ्रेंड्स क्राउड फंडिंग में इंटरनेशनल या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पैसे देते हैं और यह स्टार्टअप और सामाजिक अभियानों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें किसी बैंक या फिर निवेशक की बजाय आम लोग निवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वित्तीय धाराओं या फिर संपत्तियों का कुल मूल्य क्या है जिस पर सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता है? कर आधार, टैक्स उछाल, कर लोच या कर व्यय? तो फ्रेंड्स ये जो वित्तीय धारा या फिर संपत्ति का जो कुल मूल्य क्या है जिस पर सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता है वो है कर आधार, टैक्स बेस। टैक्स बेस करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैक्स बेस। टैक्स बेस का मतलब होता है वह कुल आय, संपत्ति या लेन देन जिन पर सरकार कर लगा सकती है और यह किसी देश की कर प्रणाली की मजबूती दर्शाता है।
कर आधार जितना बड़ा होगा सरकार की आय उतनी ही अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2022 से 23 के बजट के अकॉर्डिंग अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितना है, हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अनुमानित जो आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो 9.2 है। कितना है? 9.2। भारत की जो अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो 9.2% है और यह वृद्धि कोविड-19 के प्रभाव से उभरने के बाद के वर्ष में होने की उम्मीद है। और सरकार का जो उद्देश्य है भारत की विकास दर को बढ़ाना है और इससे रोजगार और निवेश में भी वृद्धि होने की संभावना है। आर्थिक वृद्धि का अनुमान मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, निर्माण और कृषि क्षेत्र में सुधार पर आधारित है और इस वृद्धि के साथ भारत को एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने का अवसर है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 को संसद में किस तारीख को पेश किया गया था? 1 जनवरी 2022 को, 31 जनवरी 2022 को, 1 फरवरी 2022 को या फिर 2 फरवरी 2022 को। तो फ्रेंड्स ये जो आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में किस तारीख को पेश किया गया था हमें बताना है। तो फ्रेंड्स 31 जनवरी 2022 को ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को संसद में 31 जनवरी 2022 को पेश किया गया था। यह सर्वेक्षण भारत के आर्थिक स्थिति और विकास की दिशा और सुधार के क्षेत्रों पर केंद्रित था और इसमें सरकार की जो विकास योजना और कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर भी चर्चा की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण का जो उद्देश्य देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संभावना और चुनौतियों का आकलन करना था। इसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह सर्वेक्षण सर्वेक्षण सरकार के आगामी बजट के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस समिति ने 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाने की सिफारिश करी है? अशोक मेहता समिति ने, JR समिति ने, बलवंत राय समिति ने या तारकोंडे समिति ने? तो फ्रेंड्स ये जो है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाने की जो सिफारिश की है किस समिति ने की है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स तारकुंडे समिति इन्होंने जो है ये समिति है, इन्होंने 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाने की सिफारिश की है। ये समिति चुनाव आयोग के कामकाजी ढांचे को मजबूत करने के लिए बनी थी और समिति ने चुनाव आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होने की सिफारिश की और यह सिफारिश चुनाव के निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी और समिति की रिपोर्ट को बाद में सरकार द्वारा लागू किया गया था और यह सुधार चुनाव प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक गड़बड़ी को सशक्त विद्रोह द्वारा विस्थापित किया गया, यह किस संविधान संशोधन में कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 61वां संविधान संशोधन 1989 में या फिर 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में? तो किस संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह द्वारा स्थापित किया गया? ये जो है संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स किस जो आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह द्वारा विस्थापित किया गया था, यह किस संविधान द्वारा किया गया था हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो 44वां संविधान संशोधन जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 अधिनियम के तहत जो आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। फ्रेंड्स यह बदला आपातकाल की परिभाषा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था और सशस्त्र विद्रोह का जो संदर्भ भारतीय संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी आपातकालीन परिस्थितियों में दिया गया था और इस संशोधन से संविधान में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सख्त नियम को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था और इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य आपातकाल की अधिक स्पष्ट व्याख्या प्रदान करना था और इसे भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका की असाधारण बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो फ्रेंड्स ये जो नगर पालिका की जो साधारण बैठक एक साल में कितनी बार होती है? 3 बार, जनवरी, अप्रैल और सितंबर के महीने में, 4 बार, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में, साल में 1 बार, साल में 2 बार। तो जो नगर पालिका की जो साधारण बैठक की बात हो रही है तो कितने बार बैठक का आयोजन होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है 4 बार। एक तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 4 महीने में जो है नगर पालिका की साधारण बैठक होती है फ्रेंड्स।
यह बैठक नगर पालिका के प्रशासनिक कार्यों और विकास योजना पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है और इन बैठक में बजट योजना और परियोजनाओं का निर्णय लिए जाते हैं। बैठक नगर प्रशासन को नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सुधार करने के लिए मार्गदर्शन करती है और मार्गदर्शन प्रदान करती है। नगर पालिका के कार्यों की समीक्षा और निगरानी भी इन बैठकों के दौरान की जाती है और यह बैठक जो है नागरिकों के अधिकारों और प्रशासन की पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आया, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा। अगर आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए ऐसे ही सेशन चाहिए, इस सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही सेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके।